डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में मैं हूं शंकर सर और आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे मधु काकड़िया द्वारा रचित चैप्टर साना साना हाथ जोड़ के अभ्यास प्रश्नों का। तो बच्चों, इस वीडियो में हम साना साना हाथ जोड़ के अभ्यास प्रश्नों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आप हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि अभ्यास प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों पर परिचर्चा हम कर सकें। आपका पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? तो इसका उत्तर है, रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, गंतोक को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक भ्रम किया है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पहाड़ों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। और तीसरा प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर है, सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा का प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए, देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है, 108 श्वेत पताकाएँ फहराई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य के आरंभ के अवसर पर रंगीन पताकाएँ फहराई जाती हैं। इसलिए ये पताकाएँ शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। और आपका अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी? लिखिए। इसका उत्तर निम्नलिखित है। नंबर 1, नार्गे के अनुसार सिक्किम के रास्तों में हिमालय की घनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी। नंबर 2, घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती की तुलना स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से की जा सकती है। नंबर 3, नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई पताकाएँ किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु व नए कार्य की शुरुआत का प्रतीक है। इनका रंग श्वेत व रंग बिरंगा होता है। नंबर 4, सिक्किम में घूमते चक्र भारत के अन्य स्थानों में व्याप्त आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाओं की तरह ही है। नंबर 5, वहाँ की युवतियाँ वोको नाम का सिक्किम का परिधान डालती हैं, जिससे उनके सौंदर्य की छटा निराली होती है। वहाँ के घर घाटियों में ताश के पत्तों की तरह बिखरे होते हैं। नंबर 6, वहाँ के लोग मेहनतकश होते हैं। उनका जीवन काफ़ी मुश्किलों से भरा है। नंबर 7, स्त्रियां व बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियां स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियां चुनने बाग में जाती हैं, बच्चे पानी भरते हैं और जानवरों को चराते हैं। बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। इन सब के विषय में नार्गे लेखिका को बताना चाहता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आप आशय लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और 5वां प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? तो उत्तर है, लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कभी लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी ही धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं
और कल्पनाएं एक जैसी हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता है। इस प्रकार इस प्रश्न का भी आशय लिख सकते हैं। आपका छठवां प्रश्न है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। तो इसका उत्तर है, नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है, जैसे नंबर 1, एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नंबर 3, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम हो। नंबर 4, एक कुशल गाइड को अपने प्रति विश्वसनीयता अपने भ्रमणकर्ता को दिलानी आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। नंबर 5, गाइड को कुशल व बुद्धिमान होना आवश्यक है, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके, वह अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। नंबर 6, एक कुशल गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी आवश्यक है, इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है। आपका 7वां प्रश्न है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा। ज्यों ज्यों वह ऊंचाई पर चढ़ती गई, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला गया। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत हुआ। चारों तरफ हिमालय के गहनतम वादियों और फूलों से लदी घाटियाँ थीं। कहीं पर्वत प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला दिखाई दिया और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो गया, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। कभी बादलों की मोटी चादर में सब कुछ बादल में दिखाई देता है, तो कभी कुछ और। कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे, तो वहीं नीचे चांदी की तरह कौन मारती तिस्ता नदी बह रही थी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर वह भाव विभोर हो गई, जिससे उसके हृदय को काव्यमय बना दिया। और आपका 8वां प्रश्न है, प्रकृति की उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो इसका उत्तर है, हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी वृत्त सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। इस वातावरण में उसको अद्भुत शांति प्राप्त हो रही थी। इन अद्भुत व अनूठे नज़ारों ने लेखिका को पल भर में ही जीवन की शक्ति का एहसास करा दिया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह देश व काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो और उनके मन को सारा मैल और वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई हो। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले। उसे ऐसा अनुभव होने लगा वह चिरकाल तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करती रहे। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आप उत्तर लिख सकते हैं। और 9वां प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। तो इसका उत्तर है, लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी। अकस्मात वहाँ के जनजीवन ने उसे झकझोर दिया। वहाँ कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, वे पत्थर तोड़कर सकरे रास्तों को चौड़ा कर रही थी। उनके कोमल हाथों में कुदाल व हथौड़े से ठाठे अर्थात जो निशान पड़ गए थे। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि ये पहाड़ी औरतें अपनी जान की परवाह न करते हुए सैलानियों की भ्रमण तथा मनोरंजन के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं। 7-8 साल के बच्चों को रोज़ 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। यह देखकर लेखिका मन में सोचने लगी कि यहाँ के अलौकिक सौंदर्य के बीच भूख मौत के दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। ऐसा वे सोचती है, विचार करती है। और पाठ से संबंधित आपका 10वां प्रश्न है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें।
तो उत्तर है सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी व अनुभव से सैलानियों को अवगत कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता की भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। अपने मित्रों व सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी और आनंदमयी बन जाती है। वहाँ के स्थानीय निवासियों व जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो वह स्थान नीरस व बेजान लगने सा लगता है, तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था करने में संलग्न होते हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और प्रश्न नंबर 11 है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर है पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करती रहती हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में जीविका के रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियाँ, पुल आदि बनाना, खेतों में अन्न उपजाना, कपड़ा बुनना, कारखानों में कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करके उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वो असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती। यदि ये आम जनता ना हो तो देश की प्रगति का पहिया रुक जाएगा। और प्रश्न नंबर 12 है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो उत्तर है प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थान बना रही है। इससे वहाँ गंदगी बढ़ रही है। पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं। कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं, जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ में घरों से निकला दूषित जल भी नदियों में ही जाता है, जिसके कारण हमारी नदियां लगातार दूषित हो रही हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव होने लगा है, जो बाढ़ को आमंत्रित करता है। दूसरे, अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, जिससे वायु प्रदूषित होती जा रही है। इसे रोकने में हमारी भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए। नंबर 1, हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। नंबर 2, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। नंबर 3, हमें नदियों की निर्मलता व स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले दूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। नंबर 4, नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आप उत्तर लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 13 है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखे। तो इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। प्रदूषण का मौसम पर असर साफ दिखाई देने लगा है। प्रदूषण के चलते जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं पर बारिश अधिक होती है तो किसी स्थान पर अप्रत्याशित रूप से सूखा पड़ जाता है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखने बनती है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका होता है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांस की अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। प्रदूषण के कारण पहाड़ी स्थानों का तापमान भी बढ़ गया है, जिससे स्नोफॉल कम हो गया है। ध्वनि प्रदूषण से शांति भंग होती है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल पा रहा है और पेट संबंधी अनेक बीमारियां उत्पन्न होती जा रही हैं। और आपका 14वां प्रश्न है, कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए।
तो उत्तर है कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी तक यह पर्यटक स्थल नहीं बना है। यदि वहाँ दुकानें होती तो वहाँ सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाता और वे जमा होकर खाते पीते गंदगी फैलाते तथा वहाँ पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहाँ पर वह स्नोफॉल देख पाई। इसका कारण यही था कि वहाँ प्रदूषण नहीं था, अतः कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए एक प्रकार से वरदान ही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आप आशय लिख सकते हैं। और आपका 15वां प्रश्न है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर है प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राहि त्राहि मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा बन के नदियों को भर देती हैं। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की है। और साना साना हाथ जोड़ के अभ्यास प्रश्नों में आपका अंतिम प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? तो इसका उत्तर है साना साना हाथ जोड़ पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों की चर्चा की गई है। वस्तुतः सैनिक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ईमानदारी, समर्पण तथा अनुशासन से करते हैं। सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। हमारे सैनिकों फौजी भाइयों को उन बर्फ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है जहाँ पर तापमान शून्य से भी नीचे गिर जाता है। वहाँ नसों में खून को जमा देने वाली ठंड होती है। वह वहाँ सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और हम आराम से अपने घर पर बैठे रहते हैं। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रख कर जीते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार व सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों आपका यह अभ्यास प्रश्न समाप्त होता है। तो बच्चों आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे कि हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।